आज हम पढ़ेंगे देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति पार्ट 2 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमारा देश जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अब सरकार को योजना बनानी थी, उपाय करनी थी। जैसे हमें अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए ताला लगाते हैं, गार्ड की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह हमारी सरकार देश को सुरक्षित रखने के लिए वायु और जल थल तीनों की सुरक्षा के लिए वायु सैनिक, जल सैनिक और थल सैनिक की व्यवस्था करती है, ताकि हम अपने देश को चारों तरफ से सुरक्षित रख सके, ताकि हमारा देश फिर से गुलाम ना बने। इसी को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति हमारी क्या बनाई गई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब बच्चों हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी। देश की सैन्य शक्ति यानी सैनिकों की, यानी पुलिस की शक्ति की व्यवस्था करनी थी। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। अतः सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने यानी सैनिकों की संख्या बढ़ाने तथा सेना की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे कई जगह सैन्य अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, इनकी व्यवस्था की गई। विश्व में हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के विकास के लिए भी मजबूर कर दिया, जिससे परंपरागत यानी पुरानी युद्ध प्रणाली के साथ साथ युद्ध के नए तरीकों तथा सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए। सेना के तीनों अंगों जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। सैन्य संगठन किसे कहते हैं? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को कहते हैं। तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल जो मंत्रियों द्वारा बनाया गया होता है और इसमें प्रधानमंत्री हमारे इसके अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति यानी कमेटी बनाई जाती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय इसके कार्य का संचालन करते हैं और सेना के तीनों अंगों के कार्यों का निगरानी भी यानी देखरेख भी रखता है। आपने गणतंत्र दिवस टेलीविजन में तो तीनों अंगों के जल थल सेना आदि वायुसेना को मार्च करते हुए देखा ही होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि तीनों सेनाओं के अंग कौन कौन से हैं। ये हमारी सेनाएं सभी का मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय थल सेना 5 कमानों में विभाजित है, जैसे पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं जैसे इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर, आर्मी और शिक्षा कोर आदि। यानी हमें देश की सुरक्षा के लिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हमारे मध्य तीनों जगह सैनिकों की स्थापना की गई है, ताकि किसी भी तरफ से हमारे दुश्मन आकर हमारे देश पे हमला ना कर सकें और हमारे देश में ना आ जाए। इसकी सुरक्षा के लिए हम चारों तरफ से सैनिक लगाई जाती है। इसी तरह से है भारतीय नौसेना। नौसेना मतलब जल के माध्यम से कोई दुश्मन हमारे देश में ना आ जाए, उसके लिए नौसेना की व्यवस्था की जाती है। भारतीय नौसेना को जल सेना भी कहते हैं। यह 3 कमानों में विभाजित है। पहला है पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत में 2 बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा। यानी पूरब हमारे बंगाल की तरफ से, पश्चिम और दक्षिण की तरफ से ये समुद्री जहाँ से यात्राएं होती हैं, इन जगहों को भी नौसेना से यानी बेड़ा से यानी जहाज़ों से हमारे सैनिक हर समय रक्षा करते रहते हैं, ताकि समुद्र के माध्यम से दुश्मन देश में अंदर ना आ जाए। इसी तरह से है भारतीय वायुसेना, यानी हमारे आसमान के रास्ते भी कोई दुश्मन हम पर हमला ना कर दे, उसके लिए भी उसकी निगरानी की जाती है। कमान बनाए गए हैं, जैसे भारतीय वायुसेना में इस समय 4 कमानें हैं, जैसे पश्चिमी वायु कमान और पूर्वी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान और रखरखाव कमान। ये हमारे कमानें बनाई गई हैं, जिससे आसमान में भी निगरानी की जाती है। इसी तरह से बच्चों हैं ये भी जाने
थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहते हैं। और नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट भाग में यहाँ तक पढ़ेंगे, सेकंड भाग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।